हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेईई मेन। आज इस क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है, पहला दिन है और आज हम लोग बात करने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने शेड्यूल जो हमारी क्रैश कोर्स की है उसे डाउनलोड नहीं किया है, तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करो, आपको क्रैश कोर्स की शेड्यूल मिल जाएगी, या फिर आप www.adventure.in पर जाकर भी हमारी क्रैश कोर्स की शेड्यूल को आप डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये 60 डेज का क्रैश कोर्स है। रोज़ आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स और नए नए वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सपोर्ट हमें उसी तरह से दिखेगी स्टूडेंट्स। हम इस क्रैश कोर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको हम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी जेईई मेंस अप्रैल वाली जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेटर हो पाए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिजल्ट परसेंटाइल पे आ चुके हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे रोज़ पूछते हैं, जिनका जवाब मैं देने के सक्षम अभी नहीं हूँ, बिकॉज दिस सिस्टम इज़ वेरी न्यू एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटाइल है, तो वो पूछते हैं सर मेरे मार्क्स कितने हैं। तो गाइज़, ये हम अभी नहीं बता सकते कि आपके मार्क्स कितने हैं आपके परसेंटाइल के बेसिस पे, बट एक अप्रॉक्सीमेशन हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके कितने परसेंटाइल है ये आप हमें कमेंट करके बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक जेस्चर बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, आपके रैंक्स कितने होने चाहिए, एक रेंज क्या है आपका, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करके आपको बता सकते हैं। बट वी कांट से योर एग्जैक्ट मार्क्स और योर एग्जैक्ट रैंक दैट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो भी परसेंटाइल आई है, जो भी रिजल्ट आपका आया है, दैट डजंट मैटर, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेन अप्रैल वाले जेईई मेन के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है, आप उसमें प्रिपेयर कर सकते हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ पाए और हम उसी तरह के क्वालिटी वीडियोज़ आपके लिए बना करके अपलोड करते रहें स्टूडेंट्स। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले न्यूटन्स लॉज के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस आपको लगभग सारे चैप्टर्स में मिलेंगी। आप एसएचएम पढ़ोगे, उसमें भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना होता है, तभी जाकर के आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में परफेक्ट हो पाते हो। एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं रखते हो, देन वी आर विथ यू। वी विल डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल. We will discuss a lot of questions from basic level to higher level, everything from basic level to higher level. So without any delay, let us start Newton's laws of motion, lecture 1, day 1, 60 days crash course for JEE main. So the first topic that we will discuss is inertia. What is inertia? I think आप सब एक मीन्स ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पर बहुत सारी चीजें आप जानते होगे। तो inertia कहने पर आपके दिमाग में कुछ चलता होगा, बट I said from basic to higher. So मैं बहुत अच्छे से बेसिक से आपको बताऊंगा। तो आप देखो, inertia के बारे में बात करते हैं। तो inertia क्या है? Inertia is the inability of a body to change its state. What does it mean? अगर आप कहीं पर देखते हो, सपोज एक कोई ब्लॉक है और वो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, तो क्या ये ब्लॉक अपने स्टेट को चेंज कर पाएगा? क्या ये ब्लॉक कैपेबल है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए? मीन्स दिस ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। सो क्या ये ब्लॉक अपने स्टेट को चेंज करके मोशन में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, बिकॉज इसके लिए फोर्स लगाना होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए हमें, तब जाकर के ये ब्लॉक अपने जगह से मूव कर सकता है। या फिर आप ऐसा सोचो कि इफ अ बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली एंड नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, क्या वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है। सपोज अ ब्लॉक इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो क्या विदाउट एनी फोर्स वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। सो द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ
is called inertia. And inertia is directly related to mass. If a body is having a higher mass, अगर किसी बॉडी की मास बहुत ज़्यादा अधिक है, उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपके तरफ एक ब्लॉक है जिसकी मास है 5 kg, वो मूव करती हुई आ रही है ऐसे, और एक और ब्लॉक है जिसकी मास है 500 kg और वो आपकी तरफ ऐसे मूव करते हुए आ रही है. दोनों में से किस ब्लॉक को स्टॉप करा पाना आसान है आपके लिए? तो दोनों में से जो 5 kg की ब्लॉक है उसे स्टॉप करा पाना आसान है, बिकॉज 5 kg वाले ब्लॉक के पास कम एनर्जिया है. 500 kg की मास ज़्यादा है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जिया है. इस तरह से समझो स्टूडेंट्स आप. आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा दैट इनेबिलिटी मतलब क्या हो गया. अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, इसके टाइप्स हम देखेंगे एक एक करके. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करने हैं यहाँ पे. सपोज आप किसी बस में बैठो, सारी चीजें हम लोग एग्जांपल के जरिए समझेंगे स्टूडेंट्स. डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, यू कैन रेफर टू योर टेक्स्ट बुक्स. वी आर हियर, हम समझने के लिए यहाँ पर है, तो समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? सपोज आप किसी बस पे बैठे हो, बस के अंदर आप बैठे हुए हो, बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको फील होगा कुछ इस तरह का. कुछ आपको, आप जैसे सिंपल ऐसे बस में बैठे हुए, बस अचानक से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है, तो आप कुछ फील करते हो दिस. सबने किया होगा. आप इनिशियली रेस्ट पे हो, आप इनिशियली रेस्ट पे हो, आप सीट, बस की सीट पे बैठे हो. लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस. लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद द बस. जैसे ही बस स्टार्ट होती है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, आपकी जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है उसकी मोशन हो जाती है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एंड इट टेंड्स टू बी एट रेस्ट. मतलब यह रेस्ट पे रहना चाहेगा, जिसकी वजह से आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी बस के कांटेक्ट में है. बस स्टार्ट हुई, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी मूव्स विद द बस, but the upper portion of the body tends to be at rest, so you feel a push towards the backward direction. Now second example, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. Now the second example is inertia of motion. What is inertia of motion, students? इसी केस को हम उल्टा कर देते हैं. Suppose a bus is moving, you are sitting inside the bus, lower portion of the body is in contact with the bus. As the bus stops, suddenly the bus stops. The portion which is in contact with the bus stops with the bus, but the upper portion of the body has a tendency to move because it is in motion. तो इसकी वजह से आपकी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है उसे एक पुश आगे की तरफ इस तरह से आप फील करते हो. कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल गेट अ रिप्लाई टू यू. सो गाइज, आपको समझ आ गया होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन किसे कहेंगे, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप सपोज करो ऑटो से जा रहे हो और एक टर्न आता है, शार्प टर्न. तो जब आप ऑटो से जाते हो, एक शार्प टर्न आता है, तो आपको फील होता है कुछ इस तरह से, आप ऑटो से कुछ बाहर निकलते हुए कुछ फील होता है. दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मीन्स आपके पास एक टेंडेंसी है टू मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. ऑटो के साथ साथ आप स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बट जैसे ही एक शार्प टर्न आता है, आपकी तो टेंडेंसी मूव करने की थी स्ट्रेट, बट शार्प टर्न आने से वहां डायरेक्शन की चेंज हो रही है और आप उसको अपोज कर रहे हो. आप थोड़ा ध्यान से यहां देखो, दैट दिस इज दिस शार्प टर्न and you are at this position, so you tends to move in this direction, but the auto moves in the sharp turn. ऐसे टर्न पे चला जाएगा ऑटो, तो आपकी तो टेंडेंसी इधर थी. अब जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आपकी ऐसे है, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आपकी ऐसे है, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो ऐसे. तो इस तरह से आप हमेशा एक
डायरेक्शन चेंज फील कर पा रहे हो और आप हमेशा उसको अपोज कर रहे हो, दैट इज वाई यू आर फीलिंग अ change in direction and you are opposing that because you have inertia. So students, all these are the types of inertia with example. तो क्रैश कोर्स में इतना समझाना बहुत ज़्यादा है, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जानते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Everybody continues to be in its state of rest or uniform motion unless and until it is compelled by some external force to change that state. तो कोई भी बॉडी अपने रेस्ट पे या मोशन में रहना चाहता है, हमेशा वो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो मूविंग ही रहना चाहेगा तब तक जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ ना लगाए। मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स यू कांट सी एनी चेंज इन स्टेट। ये थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया। तो विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स यू कांट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will be at rest unless you apply an external force. If a body is in motion, it will be in motion unless you apply an external force. तो जब तक आप external force apply नहीं करोगे, कोई body moving है तो वो continuously moving ही रहेगा। अगर आप external force apply नहीं करोगे, ये ब्लॉक अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो ये इस जगह पे ही रहेगा। So it defines inertia. That is why this law is called law of inertia. It defines force, it defines mechanical equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी भी एक टॉपिक है जो हम आगे कवर करेंगे। सो व्हाट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया की जो मैंने थ्योरी अभी बताई, सेम रिलेटेड थ्योरी इज फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इसकी जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ नहीं लिखने वाले। तो उम्मीद करते हो आपको समझ आएगा व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड इट इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर इट हैज डायरेक्शन और इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलॉन्ग होगी? द वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। So the product of mass and velocity is called momentum, or you can say it as linear momentum. डिनोट किससे करेंगे? P से डिनोट करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किसे कहेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम इज डिनोटेड बाय डेल्टा P and it is equals to final momentum minus initial momentum. फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें चेंज इन मोमेंटम मिलता है। तो सपोज करो इसके हम लोग बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। तो फर्स्ट केस की बात करें अगर, तो फर्स्ट केस की जब बात कर रहे हैं और एक ऐसा वॉल है यहाँ पर और इस वॉल पे एक बॉल जिसकी मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, स्ट्राइक करती है इस वॉल से आकर के और कम्स टू एट रेस्ट। एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी v है, मास m है, कुछ ऐसे आते हुए और उस दीवार से टकराने के बाद वो बॉल रुक जाती है। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? तो स्टूडेंट्स चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन डिटरमाइन करना होगा कि आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, किस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हो। तो इन सारे कंफ्यूजन से हटने के लिए आपको पता है आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ले लेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा सारा चीज़। सो गाइज इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम जो बॉल की है वो mv है और किस तरफ है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फाइनल मोमेंटम कितनी है बॉल की? तो फाइनल मोमेंटम बॉल की 0 है, बिकॉज स्ट्राइक करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है बॉल। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम स्टूडेंट्स? सो द चेंज इन मोमेंटम इज p final minus of p initial and p final is 0 minus p initial is mv I cap. So you get a final result of change in momentum as minus of mv I cap.
What is the significance of negative sign here? The negative sign shows that the change in momentum is away from the wall and normal to it. मतलब जो हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो इस दीवार से इसके अलॉन्ग. Minus sign is this direction, I cap this direction, minus I cap this direction. So change in momentum हमारा कुछ ऐसे है. ये एकदम सिंपल सा केस था स्टूडेंट. नाउ वी विल मूव टू द सेकंड केस. अगर सेकंड केस का बात करें तो उसमें क्या करेंगे? सेकंड केस में जैसे हम लोग देखें, ये दीवार हो गई हमारी वॉल, दी वॉल, एंड एक बॉल है जिसकी वेलोसिटी है v, मास है m. Okay guys, now it strikes with the wall and rebounds with same velocity. Rebounds with same velocity v. Then what is the change in momentum students? आप बता सकते हो that p initial, बहुत आसान है, आप बोलो मेरे साथ, p initial mass into velocity along I cap in this direction and p final students, final momentum हमारा क्या है? Final momentum भी mv है, but now the direction is minus I cap. So what will be the change in momentum here? So change in momentum is equal to P final minus of P initial, which will give you a value of P final minus mv I cap minus mv I cap P initial. So you will get a final result of minus 2 mv I cap. इस तरह से हमने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड केस स्टूडेंट्स. सो द थर्ड केस इज, एक बॉल है, इस तरह से आती है और ये ऐसे चली जाती है. इसकी मास m है, वेलोसिटी v, एंड इट रिटर्न्स विद द सेम वेलोसिटी, मास m, वेलोसिटी v. सबसे पहला चीज आप क्या करोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे. किस पे? दीवार पे, जिस पे ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होगी, because it rebounds with the same velocity. So you can say that it is a type of reflection of light. You can say it. ये दीवार होगी हमारी वॉल. यहाँ पर हमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स. तो इनिशियल मोमेंटम आप देखो, जो बॉल है वो इस तरह से आ रही थी. सो दिस इज द डायरेक्शन mv. नाउ अगर हमारी जो एंगल आप देखो यहाँ पर, ये थीटा एंगल है. सो अगर ये थीटा है तो आप देख पा रहे हो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारी जो एंगल है ऐसे ऐसे, दिस वन ऑल्सो बिकम्स थीटा. सो इसकी कंपोनेंट आप अगर ब्रेक करो स्टूडेंट्स तो इधर आपको मिल जाएगी mv cos थीटा एंड इस तरफ mv sin थीटा. ये हमारा कौन सा केस है स्टूडेंट्स? तो आप देख पा रहे हो ये हमारा इनिशियल केस है. अब फाइनल केस क्या होगा? तो फाइनल केस हमारा कुछ इस तरह से होगा. मैं इस तरफ बनाता हूँ. दैट फाइनल केस हमारा जो होगा बॉल का रिफ्लेक्शन के बाद, रिबाउंड होने के बाद, इस तरह से. सो दिस इज mv और इसमें हमारी एंगल कौन सी थी? थीटा. सो दिस वन इज थीटा. सो इधर आपको क्या मिलेगी? mv cos थीटा और इस तरफ mv sin थीटा. ये फाइनल केस है हमारा. नाउ अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम. तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दो डायरेक्शन है. तो दो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स. तो px, चेंज इन मोमेंटम अलोंग x. x के अलोंग मोमेंटम इनिशियल कितना है? mv cos थीटा. फाइनल कितना है? mv cos थीटा. बट दिस इज माइनस आई कैप, दिस इज माइनस j कैप, this one is minus j cap and this one is I cap. तो final minus initial, so minus of mv cos theta I cap, final minus initial mv cos theta I cap. So you get a value of minus of 2 mv cos theta I cap. And what is the change in momentum along y? So final minus initial, both are same, so 0. So this is our final change in momentum students. इस तरह से हमें कैलकुलेट करना था. तो आप यहाँ पर देखो वेक्टर यूज कर पाने से हमारा जो चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं बहुत आसान हो जा रहा है. तो हमेशा हम ऐसा ही करेंगे, हम वेक्टर ले लेंगे ताकि हमारा जो चेंज इन मोमेंटम निकालना हो जाए वो बहुत आसान हो जाए. एक और केस मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये जानकर. देखो जैसे आप एक सर्कुलर पाथ में, सॉरी थोड़ा सर्कल, it's okay. Now we are having a particle
ऑफ मास m, और ये इसके अराउंड मूव कर रही है v से। v ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रही है, मतलब स्पीड इसकी जो है ये यहाँ पर कोई चेंज नहीं देख पा रहे हैं हम यहाँ पर। ये v यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह पे v है, मास इसकी m है। अभी ये पार्टिकल कहाँ है, a पे, और ये चली जाती है कहाँ पे, b पे, और ये हमारी सेंटर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी वेलोसिटी v होगी, और ये थीटा एंगल मान लो। इस केस में हमें बताना है चेंज इन मोमेंटम। सो स्टूडेंट्स, this question we will discuss in day 2। आज हमारा day 1 है। day 2 में जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, दैट एक पार्टिकल है जिसकी मास m है, स्पीड उसकी v कांस्टेंट है, हर जगह पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर a से b पे चली जाती है पार्टिकल, कितनी एंगल रोटेट करते हुए, थीटा एंगल, ये घूमते हुए इस सर्कुलर पाथ में चली जाती है। आर्क थीटा यहाँ से यहाँ a से b तक की जो आर्क की एंगल है थीटा है। तो आपको यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डे 2 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। सो गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो स्टेटमेंट मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दैट चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्टेटमेंट अगर आप बोर्ड नहीं दे रहे हो तो यू डोंट रिक्वायर द स्टेटमेंट टू मेमोराइज, बट इसे समझना ज़रूरी है कि आप जो भी फोर्स लगाओगे इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मीन्स आप फोर्स जो लगा रहे हो वो उसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा, तभी तो वो एक्सेलरेट करेगा। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में हमारा एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना फोर्स हम लगाएंगे। तो आप ऐसे समझो ना कि चेंज इन वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी फोर्स हम अप्लाई कर पा रहे हैं। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है इट इज means dependent on mass also, because mass is the property of inertia, और inertia responsible है बॉडी के स्टेट को चेंज कराने के लिए, रेस्ट से मोशन में ले जाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। so we can't say that the velocity is an independent term। तो when both mass and velocity combines then it produces momentum, so we will say that the force is equal to rate of change of momentum। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। स्टेटमेंट याद करना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt एंड दिस इज dmv अपॉन dt which will give you m dv upon dt, and this dv upon dt is acceleration, so force is equals to mass into acceleration। इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। so this is the second law of motion। मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहूँगा that आपने देखा होगा जहाँ पर भी गेम्स होते हैं, एक एथलीट है, जो एथलीट इधर से रन करता हुआ आता है और वो जंप करता है, तो जंप करने के बाद वो कहाँ जाता है, सैंड पे। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ कंक्रीट रख देते हैं, तो कंक्रीट रख देंगे तो उसे चोट लग जाएगी। या फिर आपके पास एक ग्लास है और उसे हम सैंड पे गिराते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। या फिर आपने देखा होगा क्रिकेटर, जो क्रिकेट खेलते हैं जो लोग, वो जब बॉल को कैच करते हैं तो वो हाथ को ऐसे पुल करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। अगर आप जो बॉल को आप जब कैच कर रहे हो ना, तो आप वहाँ पर जो बॉल का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, अभी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है जो धीरे धीरे घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0। तो उसके जो चेंज इन मोमेंटम की जो टाइम है, अगर हम वो बढ़ा दें तो जो फोर्स है वो कम लगेगी। तो आपके हाथ अप्लाई कर रहे हैं ना उस पर फोर्स, तो आपके हाथ जितना फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे उतना तो वो भी करेगा, तो आपको चोट कम लगेगी। दूसरा एग्जांपल, जो ग्लास अगर सैंड पे गिर जाता है, तो सैंड पे अगर कोई ग्लास गिरता है तो सैंड क्या होता है, सैंड जो होता है वो दबता है, ऐसे दबता है सैंड। तो अगर ग्लास जैसे ही उस पर आएगा तो ग्लास को जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ग्लास का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसके लिए तो हम टाइम बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर आप टाइम बढ़ा दे रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स घट जाएगी ना। तो इस तरह से ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स होते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो इस तरह से है दैट आपके पास एक ब्लॉक है जिसकी मास है 8 kg और ये इनिशियली कहाँ पे है, 2 मीटर पे,
और फाइनली हमें कहाँ ले जाना है, 10 मीटर पे। इनिशियली ये रेस्ट पे है, ओके, मीन्स इनिशियली स्पीड इसकी 0 है। तो अगर आप 2 मीटर से 10 मीटर पे ले जाओगे तो कुछ फोर्स तो देना होगा, तो ये फोर्स हमने दे दिया 3x। तो अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज एट रेस्ट and initially at 2 meter. If a force of 3x is applied on it and it is moved to a distance 10 meter from 2 meter. 2 मीटर पे था, उसे 10 मीटर पे ले गया, मीन्स 2 जो थी वो 10 हो चुकी है। देन फाइंड द फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड हम यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो फाइनल स्पीड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। अगर आप इसकी सॉल्यूशन खुद ट्राई करना चाहते हो देन यू कैन पॉज द वीडियो। जो मैं सजेस्ट करूँगा, आप वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, सोचो। नहीं होती है सॉल्व देन आई एम हियर। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आप जो यहाँ पर फोर्स देख रहे हो ना, ये फोर्स 3x, जिसमें x क्या है, अभी इनिशियली 2 है, मीन्स फोर्स 6 न्यूटन है। जब हम इसे 10 मीटर पे ले जाएंगे तो हमारी फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगी। जब ये 5 मीटर पे होगा तो हमारी फोर्स 15 न्यूटन होगी। फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। तो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर यूज होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था हमारा, दैट F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt और m v dv अपॉन dx। ये आपने पढ़ा होगा। ये कैसे आया देखो, dv अपॉन dt है, सो आप ऐसे लिख दो dv अपॉन dt। सो यू कैन राइट इट एज एक्सेलरेशन, यू कैन राइट इट एज एक्सेलरेशन। या आप ऐसे लिखो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। कोई फर्क तो पड़ा नहीं, dv बाई dt है, ये भी क्या है, dv बाई dt है, तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। सो दिस बिकम्स v dv बाई dx। तो इस तरह से हम ये लाते हैं। तो f हमारा कितना है, 3x, मास 8 kg, v dv अपॉन dx। नाउ हम सेपरेशन करेंगे वेरिएबल्स का। सो यू गेट 3x dx इज इक्वल्स टू 8 v dv। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आप समझ गए होंगे दैट वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे हम। सो 8 v स्क्वायर अपॉन 2 और वेलोसिटी इनिशियल 0, फाइनल नहीं पता है, 3, ये भी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, डिस्टेंस 2 था, 10 मीटर पे चला गया है। सो इट इज v स्क्वायर अपॉन 2, 3 अपॉन 8 इंटू 100 माइनस 4, 96 upon 2. So v is equals to 36, means v is equals to 6 meter per second. So guys, this is the final answer. उम्मीद करता हूँ कि आपकी आंसर भी इतनी आई होगी। नाउ एक और बहुत अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, मेरी सजेशन रहेगी आप वीडियो पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिस इज द क्वेश्चन एंड you should pause the video and you should try by itself। आप खुद पहले ट्राई करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए खुद से एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पॉज करोगे और खुद इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ट्राई करोगे। चलो, जिन लोगों ने ट्राई किया बहुत अच्छा आंसर आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। आपने सोचा तो, आपने अप्रोच तो लिया होगा। अरे आपने अप्रोच लिया होगा, यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रोच लेने पर जब टीचर समझाते हैं ना तो आपको समझ आता है कि हाँ ये अप्रोच गलत क्यों था, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों करना है। ये बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। सो बस सॉल्यूशन देख लेना, कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ नहीं है, खुद ट्राई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब बात करते हैं हम लोग चेन के बारे में। तो चेन, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ क्या कह रहा है यहाँ पे। जैसे देखो, आप चेन है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल चेन है, वेरी फ्लेक्सिबल, और ये इस तरह से अभी एक टेबल पे इसकी जो लोअर एंड है ना, ये इसको टच करके रखी हुई है। इसकी टोटल लेंथ है L और इसकी टोटल मास M, ऐसे हमने पकड़ के रखा हुआ है। और ये धीरे धीरे इस पे आते हुए कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हो, थोड़ा इमेजिन करना ज़रूरी है यहाँ पे। आप ऐसे, ये चेन जो है ना धीरे धीरे टेबल पे आते चला जाएगा।
तो आपको बताना है फोर्स इम्पार्टेड व्हेन दी वाई पार्ट ऑफ द चेन रेस्ट ऑन द टेबल। तो चेन का जब वाई पार्ट ऑफ लेंथ टेबल पे फॉल कर चुका है तो कितना फोर्स वो लगाया होगा। अगर आपकी मास है मान लो 50 kg, आप किसी जगह पे खड़े हो तो आप उस पे कितना फोर्स लगा रहे हो, 500 न्यूटन। यहाँ पर इस चेन की कितनी लेंथ टेबल पे आ चुकी है, वाई लेंथ टेबल पे आ चुकी है, तो इसकी मास क्या होगी। तो आप L लेंथ के लिए मास अगर m लिख रहे हो तो 1 लेंथ के लिए m अपॉन L लिखोगे, तो y लेंथ के लिए m अपॉन L बाई इंटू वाई, ये मास है जो इस टेबल पे आ चुकी है। तो ये कितनी वेट लगा रही है, मास इंटू जी, इतना फोर्स वो टेबल पे लगा रही है वो चेन जो उस पे गिर चुकी है। एक और चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है, दैट व्हेन दिस चेन comes at rest to the surface of the table then there is change in momentum। आप किसी पार्टिकल को अगर आप y हाइट से नीचे थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gy, जैसे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो आप फाइनल वेलोसिटी आपको चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और h हाइट से आपने थ्रो किया या y हाइट से आपने थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gy। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो चेन है इसकी लेंथ y है, मीन्स y पार्ट ऑफ द चेन वो आई है टेबल पे। तो इनिशियली मान लो कि ये हमारी जो y पार्ट है जो अभी टेबल पे आ चुकी है इस तरह से, तो इसमें इस वाले पॉइंट पे जस्ट y से थोड़ी सी अबव डिस्टेंस हम मानते हैं dy, जो नेग्लिजिबल है y के रेस्पेक्ट में। तो इस वाले की मास जो है वो कितनी होगी, यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी मास कितनी होगी। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी थिकनेस क्या है, dy, तो इस पार्टिकल की मास हो जाएगी m अपॉन एल इंटू dy। और जब ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, जब फाइनली चेन ऐसे हो गया है तो ये जो पार्टिकल है कौन है, ये है। तो ये पार्टिकल कितनी नीचे आई है यहाँ पे, तो y, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gy। तो इसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी, m अपॉन एल इंटू dy इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स। तो dy अपॉन dt हमारा क्या है, ये तो वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी तो हमारा इतना है, मीन्स हमारी जो फोर्स हो गई m बाई एल √2gy, और इससे √2gy मीन्स 2gy। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ये कौन सा फोर्स था, ये फोर्स ड्यू टू वेट, and this is force due to change in momentum। ये हमारा फोर्स था ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम। तो टोटल फोर्स जो इम्पार्टेड है वो हो जाएगी mgy अपॉन एल प्लस 2mgy अपॉन एल, सो 3mgy अपॉन एल। जिन लोगों ने ये फाइनल आंसर सही लाया होगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दैट 3mgy/L आंसर है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिला हो। अगर आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया और आपने कुछ पार्ट भी सॉल्व किया होगा देन इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने गलत भी सॉल्व किया होगा वो भी अच्छा है भाई, सारे लोग अच्छे, क्योंकि गलत सॉल्व करना सही सॉल्व करना इट डजंट मैटर। शुरू में ही बोला मैंने, आंसर लाना डजंट मैटर, the ability to create an ability to think matters only। उसी पे आप जेईई मेन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जिन स्टूडेंट्स के पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती है ना वो फंसते हैं, तो डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी। तो ये 3mgy अपॉन एल हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें से अगर कहीं पर भी आपको डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इम्पल्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इम्पल्स डिनोटेड बाई जे, वेक्टर क्वांटिटी होगा
ये प्रोडक्ट होगा फोर्स और टाइम का। टाइम जो होगा वो बहुत ही मीन्स स्मॉल यहाँ पर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे आपकी तरफ एक बॉल आती है और आपके पास बैट है, तो आप बैट से उस बॉल को स्ट्राइक करते हो, तो जो फोर्स उस बॉल पे लगता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, बट इट प्रोड्यूसेस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। बॉल की जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है। So that is an example of impulsive force which is applied by the bat on the ball which causes a change in momentum. तो impulse हम define करते हैं force into time, ठीक है, which is equal to change in momentum because F equal to क्या था, dp upon dt, तो F dt is equals to dp. F equals to dp upon dt, so it will give you dp which is F dt and this is impulse. So impulse is equals to change in momentum. एंड अगर आपको कहीं पर एफ टी ग्राफ गिवन है, एफ टी ग्राफ गिवन है, इस पे एक क्वेश्चन मैं अभी इस थ्योरी के बाद बताऊंगा इस एफ टी ग्राफ पे। तो अगर आपको कहीं पर एफ टी ग्राफ दिया हुआ है तो आप उस एफ टी ग्राफ की जो एरिया होगी अगर आप उसे कैलकुलेट करते हो तो आपको इम्पल्स मिलेगा और यू कैन से दैट यू गेट चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, जब बॉल को कैच करते हैं तो हम लोग हाथ ऐसे क्यों ले जाते थे कि जो फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स है, वो हमें कम महसूस हो, टाइम हम यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम तो बॉल की जो है वो तो कांस्टेंट है, पर्टिकुलर है, तो वहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, टाइम घटा दे रहे ताकि हमारा जो फोर्स है वो टाइम बढ़ा दे रहे ताकि जो हमारा फोर्स है वो घट जाए। शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ी में, शॉक एब्जॉर्बर्स क्यों होते हैं, ताकि हमारा जो टाइम है वो बढ़े और फोर्स हमें कम फील हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये इम्पल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग बात ज़रूर करेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक एफ टी ग्राफ गिवन है, इस एफ टी ग्राफ में आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड्स के लिए। तो 0 to 6 सेकेंड्स अगर हम जाते हैं तो उसमें हमें चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना मिलेगा ये हमें बताना है। मैंने अभी बताया एरिया जो निकालेंगे हम लोग एफ टी ग्राफ के अंडर वो हमें देगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया है -4, 2 × -2 -4, और इसकी एरिया कितनी है 2 × 1, सॉरी 2 to 6 है ना, तो 4 × 1 ये +4, तो टोटल जो एरिया हमारे यहाँ पर 0 है। सो दी चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज 0। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन को। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करें। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग लैमिस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं थोड़ी सी डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है अच्छे से समझेंगे, बट अभी इस टाइम पे जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम then the net forces is equal to 0, means the total forces is equal to 0। किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स नेट 0 है, मीन्स फोर्स नेट 0 है, मीन्स m dv अपॉन dt 0 है, मीन्स dv अपॉन dt 0 है, मीन्स v कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो v अगर कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन, तो v अगर कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो v इज कांस्टेंट और अदरवाइज इट इज 0। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, then it can be said that the body is in equilibrium। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। रेस्ट पे भी हो सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन, मीन्स वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है या फिर वो रुका हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम में है। इस तरह से हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी होती है जिसमें कि नेट टॉर्क हमारा 0 होना चाहिए, तो उसके बारे में अभी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ये है हमारा। तो इसमें एक टॉपिक आता है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम का एक फार्मूला है जो बहुत जगह पे अप्लाई करने पे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आप ध्यान से सुनना, इसके स्टेटमेंट मैंने लिखा रहा हूँ। तो आपका एक पार्टिकल है O एंड दिस पार्टिकल O या मास O इज इन
इक्विलिब्रियम अंडर द इफेक्ट ऑफ, मैंने लिख ही दिया स्टेटमेंट, 3 कंकरेंट फोर्सेस। अगर 3 कंकरेंट फोर्सेस हैं, कंकरेंट मतलब दी फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट। एक फोर्स मान लो ऐसे लगा रहे हैं हम इस पे, ऐसे, दूसरा फोर्स मान लो हम ऐसे लगा रहे हैं, तीसरा फोर्स मान लो हम ऐसे लगा रहे हैं। F1, F2 and F3 are the 3 concurrent forces and these forces are maintaining O in equilibrium। ये तीनों फोर्स O को इक्विलिब्रियम पे रखे हुए हैं। तो अगर ये O इक्विलिब्रियम पे तो या तो रेस्ट पे या कांस्टेंट मोशन से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहे हैं। तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारी कुछ यहाँ पर टर्म्स, कुछ फार्मूला बनेगा। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। सो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम F1 अपॉन F1 के ऑपोजिट एंगल कौन है? अल्फा। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 की ऑपोजिट एंगल बीटा। सो F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 के ऑपोजिट कौन है? गामा। F3 अपॉन साइन गामा। ये रिलेशन वैलिड होगा। तो ये रिलेशन वैलिड तभी होगा जब ये वैलिड होगा कि पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम एंड द फोर्सेज आर कंकरेंट। मीन्स द फोर्सेज आर कंकरेंट मीन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट। तब जाकर के ये थ्योरम, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस पे सॉल्व हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा चर्चा हमने कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पहुंच चुके हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने भी बच्चे उनको तीनों में से ये स्टेटमेंट तो याद होता ही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस बहुत सारे बच्चे तो इसके आगे कुछ जानते ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, इतना जानना काफ़ी नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसके आगे भी आपको पता होना चाहिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स व्हाट इज एक्शन, व्हाट इज रिएक्शन? तो बोथ आर फोर्सेस। एक्शन पहले लिख देता हूँ, ये छोटा सा स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन, एक्शन और रिएक्शन ये दो फोर्सेस हैं और ये फोर्सेस कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको रखनी है याद। इक्वल अपोजिट होंगे, साथ ही साथ एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। एक्शन और रिएक्शन कभी एक ही बॉडी पे नहीं लग सकते। अगर लग रहे हैं तो वो एक्शन रिएक्शन नहीं है। जैसे सपोज करो आपके पास एक टेबल है और उस टेबल पे आपने एक ब्लॉक रख दी, तो सारे बच्चे जानते हैं इसकी जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगी mg, और ये टेबल इस ब्लॉक पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है अपवर्ड में, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। तो ये नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, तभी तो ये ब्लॉक उस पर रुकी हुई है, नहीं तो कैसे रुकती। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दे आर नॉट फॉर्मिंग एन एक्शन रिएक्शन पेयर। वाई? बिकॉज आप देखो mg क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक। तो mg जो वेट ऑफ द ब्लॉक है वो ब्लॉक पे लग रही है। कौन लगा रहा है? अर्थ तो लगा रहा ना ब्लॉक पे वेट mg वेट से उसको अपनी तरफ खींच रहे। तो अर्थ इज अप्लाइंग अ फोर्स mg ऑन द ब्लॉक and the table is applying normal on the block, means both normal and mg are being applied on the block. So how can they be action reaction pair? तो एक्शन रिएक्शन पेयर होने के लिए फोर्सेस जो लगेंगे वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगने चाहिए। जैसे अब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे हम, तो एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे आप चलते हो, जब वॉक करते हो, तो वॉक करते टाइम या जंप करते टाइम आप ग्राउंड को जब पुश करते हो तभी तो जा करके जंप करते हो। तो आपने ग्राउंड को पुश किया तो ग्राउंड ने भी आपको ऊपर की तरफ पुश किया ऑपोजिट डायरेक्शन में। आपने ग्राउंड को नीचे पुश किया तो ग्राउंड ने आपको ऊपर पुश किया। तो ये फोर्स एक्शन कहाँ लगा? ग्राउंड पे। रिएक्शन कहाँ लगा? आपके पैरों पे। तो दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्सेस लगे, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। या जब आप स्विमिंग करते हो, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप वाटर को क्या करते हो? पुश करते हो पीछे। अब
अपने हाथों से वाटर को ऐसे पुश करते हो पीछे, तो आपने फोर्स लगाया वाटर पे इस तरह से, तो वाटर ने आप पे फोर्स लगाया आगे, जिसकी वजह से आप स्विम कर पा रहे हो। और एग्जांपल बता दो, रॉकेट प्रोपल्शन, जब रॉकेट फायरिंग होती है तो रॉकेट से जो फ्यूल बर्न होकर ऐसे निकलती है ना, तो वो ग्राउंड को पुश करती है, जिससे वो ऊपर चला जाता है। और बताता हूँ, जैसे आप क्या करते हो ना, कैसे कोई आप लेक के किनारे हो, वहाँ पे नाव है, बोट है, आप जब उस पर बैठते हो ना तो बोट हिलने लगती है, ऐसे किनारे से दूर चली जाती है, शोर से दूर चली जाती है। क्यों दूर चली जाती है? क्योंकि जब आप उस बोट पे जाते हो ना, तो बोट को आप पुश करते हो, तो बोट भी आपको पुश करेगी। तो जब आप बोट को पुश कर रहे हो तो पानी जो है वो तो मूवेबल है ना, पानी पे वो बोट ऐसे मूव कर सकती है, इसलिए आपको वो दूर जाता हुआ दिखता है। तो आप ऐसे मान लो कि इस बोर्ड को मैं इस तरह से पुश कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड का कोई मोशन मेरे को दिख नहीं रहा, बट मैंने तो फोर्स लगाया, तो बोर्ड ने भी मेरे पे सेम इक्वल फोर्स लगाया, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं दिखा, बिकॉज ऑल दी फोर्सेज आर बैलेंस्ड। तो इतना आपको समझ आया एक्शन रिएक्शन क्या है। एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, मीन्स डे 2 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, पूरा बेसिक्स विथ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत सारे कर्व्ड सरफेसेस लेकर के, बहुत सारे कॉनिकल सरफेस एंड स्फेरिकल सरफेस लेकर के सारे के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हम लोग सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो लेक्चर वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे वीडियो लेक्चर चाहिए। कोई डाउट रह गया हो स्टूडेंट्स तो वो कमेंट करना मत भूलना भाई। तो लगता है वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। और हाँ, वो जो क्वेश्चन मैंने दिया वो ज़रूर आप ट्राई करना घर पर। और आज जितना भी आपको पढ़ाया गया, जितना भी बताया गया, ये फुल प्रिपेयर्ड होकर के अच्छे से समझने के बाद आप डे 2 वाले वीडियो लेक्चर पे स्विच करना, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और कमेंट करके आप हमें बताओ कि आप और बेसिक में जाना चाहते हो या और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चाहते हो। आप जो भी चाहते हो स्टूडेंट्स, यू कैन कनेक्ट विद अस इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। वो आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, आप उसमें जो भी आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो आप उसमें जाकर के पूछ सकते हो। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।